तो गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज जो यूनिट 9 एमपीपी पीएससी प्री से रिलेटेड है, जो कि आईसीटी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने कल के सेशन में ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ा था। ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ा था कि ई गवर्नेंस होता क्या है। क्या होता है ई गवर्नेंस? ई का मतलब क्या है वहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की मतलब कि एक तरीके से जो हमारे सिटीजन है या जो भी नागरिक है और जो आपकी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है या गवर्नमेंट जो है, उनके बीच में एक तरीके से जो गैप है उसको कैसे कम कर दिया जाए। जैसे हम लोगों ने कल कास्ट सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल दिया था कि किसी को अगर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो उसको ऑफिस में जाना पड़ेगा, फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। पर आज के टाइम पे आप देखोगे तो ये चीज को बाईपास कर दिया गया है। इस चीज को मतलब बोल सकते हैं कि गैप को कम कर दिया गया है। कोई भी इंसान घर पे बैठ के कास्ट सर्टिफिकेट के लिए क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। अब किसी भी इंसान को वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स है कि जो कि हमको घर पे बैठ के हम उसका लाभ ले सकते हैं या उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके माध्यम के लिए हमको जो जो गवर्नेंस है वो किसके थ्रू मिल रही है? आईसीटी की फॉर्म में मिल रही है, इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फॉर्म में मिल रही है। उस चीज को हम लोगों ने क्या बोला था? ई गवर्नेंस बोला था। इंटरनेट गवर्नेंस बोल सकते हैं कि हमारी नेट गवर्नेंट बोल सकते हैं कि इस तरीके से भी नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन छोड़ा था वो क्या था? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्रगति? तो प्रगति एक तरीके का बोल सकते हैं पोर्टल है। उसका फुल फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था, तो उसका फुल फॉर्म क्या बता के रखा आप लोगों ने? तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। तो ये क्या है? हमारा प्रगति का फुल फॉर्म है। किस ईयर में इसको बनाया गया था? 2015 में। ठीक है, किसने इसका इनॉग्रेशन किया था? तो हमारे पीएम मोदी जो थे उन्होंने इस चीज का इनॉग्रेशन किया था। अब ये है क्या? इसमें होता क्या है? अब नाम तो आपने देख लिया, प्रगति पोर्टल है, उसका फुल फॉर्म भी देख लिया कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन है। तो एक तरीके का ये क्या है कि आप ई गवर्नेंस की फील्ड में देखोगे तो ये एक तरीके का कैसा पोर्टल है? मल्टीपर्पस पोर्टल है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है कि जो भी प्रोजेक्ट्स मतलब बोल सकते हैं एक रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत सारे मल्टी बोल सकते हैं कि पर्पस प्रोजेक्ट इसके अंदर लाया करते। तो एक तरीके से ये रिलेटेड नहीं है, पर इतना याद रखना कि जो हमारी गवर्नेंस की चीजें, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, वो लोगों तक टाइमली इंप्लीमेंट हो सके, इसलिए इस पोर्टल को बनाया गया था। ठीक है, नाम से अगर हम देखने की कोशिश करें तो कोई भी सर्विस है तो सब सर्विस को पेपर पे करने से और इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा अंतर है। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पार्लियामेंट अगर एक्ट पास कर देती तो वो उसका काम है एक्ट पास करना। अब वो लोगों तक वो एक्ट पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, या बोल सकते हैं कोई भी कंपनी अगर लॉस बना रही है या किसी भी तरीके का फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रही है, तो क्या वो लोग किसानों तक वो फायदा पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, इस चीज को देखने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बहुत सारे पोर्टल्स का इंप्लीमेंट होता है। क्योंकि हायर लेवल तो आपके किसी भी तरीके के लॉ और एक्ट बना देगा, इंप्लीमेंट करने का काम किसी और का होता है। तो बहुत सी बार हायर अथॉरिटीज ये चीज चेक नहीं कर पाती कि ग्रास रूट लेवल तक वो लॉस पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। तो इसका सर्वे रखने के लिए, इस चीज का डाटा रखने के लिए इस तरीके के पोर्टल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो इस तरीके की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रोजेक्ट्स को बोल सकते हैं कि इंप्लीमेंट करने के लिए तीन अलग तरीके की चीजें प्रगति में देखने को मिली थी। कौन कौन सी मेन तीन टारगेट उन्होंने बोल के रखे थे? एक तरीके से टारगेट समझ लो कि इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के टारगेट्स क्या क्या है। तीन टारगेट्स है, कोई बताएगा? तीन टारगेट्स है, तीन टारगेट्स के बारे में बताओ कोई भी, किसी के भी आपने रिलेटिवली उसके बारे में पढ़ा हो तो। बताओ सभी। ठीक है, तो नहीं आए आप लोगों के कमेंट इसमें अभी। ठीक है, तो तीन तरीके की इस बोल सकते हैं कि जो प्रगति है एक तरीके का मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। तो इसमें एक चीज तो हमको देखने को मिलती नहीं, पर तीन टारगेट्स इस प्रोजेक्ट में रखे गए थे। कौन कौन से? पहला क्या है हमारा? प्रोजेक्ट। ठीक है, तो रिलेटेडली हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए या उनको कंप्लीट करने के लिए एक तरीके से उन्होंने क्या बना के रखे थे? टारगेट्स बना के रखे थे। कौन कौन से टारगेट्स हैं हमारे यहाँ पे? तो पहली चीज है प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना।
ठीक है, पहला प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना कि प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा क्या है, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो हमारे पहले प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया जाएगा, फिर प्रोजेक्ट को क्या कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर इसके बाद क्या होंगे, जो लोगों की शिकायतें उनको सॉल्व किया जाएगा। तो पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। तो हम लोगों को जो हमारा प्रगति है, जो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन टाइप का एक पोर्टल है। इस पोर्टल में एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि 3 तरीके के टारगेट्स उन लोगों ने बना के रखे थे। क्या टारगेट्स बना के रखे थे कि जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसको क्या कर सके, इस पोर्टल के थ्रू मॉनिटर कर सके। ठीक है, दूसरी चीज, जो प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंप्लीमेंट मतलब कि सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, और तीसरी चीज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल की, अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा तो लोगों की क्या शिकायतें हैं, इस पोर्टल पे ये सारी चीजों को हमको देखने को मिलती है। क्लियर हो गया, ये 3 तरीके के टारगेट्स किसमें बना के रखे थे, प्रगति में देखने को मिले थे। तो ये प्रगति याद रखना कि फुल फॉर्म क्या है, 2015 में हमको देखने को मिला, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और उसके 3 कौन कौन से टारगेट्स है। ठीक है, ये टारगेट्स हैं हमारे। क्लियर हुआ ये चीज। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू डीप पोर्टल। तो डीप पोर्टल से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। कौन सा पोर्टल, मतलब कौन डीप पोर्टल से रिलेटेड कौन कौन सी आपकी चीजें सही है। क्या, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ सभी। ठीक है, तो लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए। तो इसका जो पूरा नाम है, अगर डीप की फुल फॉर्म देखें तो डीप का फुल फॉर्म क्या है, डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, इससे रिलेटेड सही है। अब इस तरीके का जो पोर्टल था, ये विद्युत मंत्रालय का ई नीलामी पोर्टल है। तो दिस इज अ ई ऑक्शन पोर्टल फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स में एक तरीके से जो टेंडर्स भरे जाते हैं और टेंडर्स को भरने के टाइम पे ऑक्शन हुए करते हैं, ऑक्शन के बारे में नीलामी टाइप की होती है। तो उस नीलामी के लिए इस पोर्टल को बनाया गया था और उस पोर्टल को संभालता कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर संभालती है। फिर नेक्स्ट, पावर परचेज फॉर 1 to 5 ईयर मीडियम टर्म कैन बी डन थ्रू दिस पोर्टल। तो जो भी पावर एक तरीके से खरीदी जाती है 1 से 5 साल के बीच में, जो मीडियम टर्म बोला जाता है, उसके लिए जो ऑक्शंस होते हैं, उसके लिए जो नीलामी होती है, वो किस पोर्टल पे होती है, इस पोर्टल पे होती है, डीप पोर्टल पे। तो सारे के सारे स्टेटमेंट इससे रिलेटेड क्या है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ई गवर्नेंस पोर्टल्स हैं जो कि बोल सकते हैं कि बहुत सारे हमको देखने को मिलते हैं, पर करंट में जो ज्यादातर हमको देखने को मिल रहे हैं ना, उनको जरूर मत छोड़ना। ठीक है, हम लोग सबको याद नहीं रख सकते, पर रिलेटिवली आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कौन सा जो पोर्टल है वो किससे रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग आइडिया नहीं लगा सकते कि कहां से कहां तक आ जाए। ठीक है, तो डीप के बारे में हम लोगों ने देखा। तो डीप एक तरीके से डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिक प्राइस उसका फुल फॉर्म है। एक तरीके से जो आपका मंत्रालय, कौन सा विद्युत मंत्रालय इसको संभालता है, पावर ऑफ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको बनाया था किस चीज के लिए, ई नीलामी के लिए। कि नीलामी का मतलब समझते हो, नीलामी कैसे होगी कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है तो सभी लोग यहाँ पे बैठे होंगे तो नीलामी करेंगे। ई नीलामी मतलब कि ऑनलाइन की जाती है, एक तरीके से टेंडर भरे जाते हैं कि जिसका टेंडर सब, मतलब टेंडर अलग चीज है, ई ऑक्शन अलग चीज है। टेंडर में हम लोगों को देखना रहता है कि कोई भी टेंडर पास हुआ, मतलब कि जैसे मान के चलो कि एक बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग के लिए टेंडर पास होगा। उस टेंडर में जो भी बिल्डर्स रहेंगे या जो कंस्ट्रक्टर रहेंगे वो अपना अपना टेंडर लिख के देंगे कि इतना इतना स्क्वायर फीट का एरिया है, ये वाले जो बिल्डिंग है हम इतने रुपए में बना के दे देंगे। ठीक है, तो जिसका सबसे कम प्राइस होगा उसको क्या मिल जाएगा, वो टेंडर मिल जाएगा, क्योंकि कम से कम, क्योंकि उस बिल्डिंग में उनको कम से कम पैसे में बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो टेंडर में वो चीज देखी जाती है। और ऑक्शन में क्या देखा जाता है कि कौन सबसे ज्यादा नीलामी कर रहा है। ठीक है, अगर कोल रखा है मेरे पास कि 100 किलो कोल है और मतलब कि 1000 किलो मेरे पास कोल रखा है, उस कोल को मेरे को क्या करना है, बेचना है। जो पावर सप्लाई है, जो भी जिन लोगों को कोल की जरूरत होती है, उसके लिए मेरे को क्या कर रहा हूं, मैं नीलामी कर रहा हूं। तो जो सबसे ज्यादा पैसे देगा वो मतलब उस किलो मतलब कोल के मैं उसको दे दूंगा। तो इस तरीके के ऑप्शंस के लिए ये पोर्टल बनाया गया था। नेक्स्ट देखो, ई गवर्नेंस से संगादित का कौन सा प्रकार विभिन्न सरकारी संस्थानों के बीच सहज संपर्क को सक्षम करता है। विच ऑफ द फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन इन ई गवर्नेंस अनेबल्स सीमलेस इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट एंटिटीज।
तो दो गवर्नमेंट या दो से ज्यादा गवर्नमेंट जो ऑफिसेस है या एंटिटीज है, उनके बीच में इंटरेक्शन के लिए हम लोग किस तरीके का नेटवर्क का यूज करते हैं? ठीक है, तो ये चीज हमको पता है कि दो गवर्नमेंट या दो से ज्यादा गवर्नमेंट जो एंटिटीज रहती है उनके बीच में कनेक्शन के लिए हम लोग क्या देखते हैं? G2G देखते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था, G2G मतलब गवर्नमेंट सर्विस टू गवर्नमेंट। अब वहीं पे अगर G2B की बात करते हैं तो B यहाँ पे क्या बताएगा? ठीक है, तो बिजनेस जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है या फैक्ट्रीज है उनके लिए हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं? बिजनेस इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ऐसे पोर्टल होते हैं कि जो गवर्नमेंट किसके लिए बनाती है? गवर्नमेंट सर्विसेज और जो बिजनेस है या इंडस्ट्रीज है उनके बीच में कनेक्शन बनाने के लिए। फिर मतलब G2C की बात करें तो C मतलब कल बताया था कि कस्टमर मत यूज करना। कस्टमर जब इस्तेमाल करते हैं जब लोग हम बोल सकते हैं कि कोई प्राइवेट एंटिटीज यूज कर रही है, तो उस टाइम पे B2C का मतलब है, तो B2C मतलब कि बिजनेस टू कि सिटीजन नहीं होगा, बिजनेस टू कस्टमर होगा। तो उस चीज का याद रखना कि यहाँ पे गवर्नमेंट का यूज कर रहे हो तो गवर्नमेंट किसके लिए कर रही है? सिटीजन के लिए कर रही है। जब गवर्नमेंट मतलब बिजनेस की बात करेगी तो वही सी क्या बन जाएगा? कस्टमर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज। फिर G2E का मतलब, ठीक है, तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज के लिए गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं उनके बीच में जो पोर्टल बनता है उसको हम लोग कौन सा सर्विस बोलते हैं? G2E बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एंटिटीज की बात हो रही है तो G2G हो गया। नेक्स्ट देखो, MPG दिशा या प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सक्षमता अभियान से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू PMG दिशा। इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल शस्त्र अभियान। तो इसका फुल फॉर्म हमने देखा था, इसके बाकी बारे में हम लोगों को स्टेटमेंट्स को देखो कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो रिलेटिवली हम लोग देखें यहाँ पे तो पीएम जो दिशा है वो एक तरीके से कब स्टार्ट हुआ था? तो 15 सितंबर 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। और ये क्या है? टू मेक एटलीस्ट वन पर्सन इन अ फैमिली डिजिटली लिटरेट। तो अगर इस मतलब बोल सकते हैं इस पोर्टल का या इस एक तरीके से ये क्या है? इंफॉर्मेशन रिलेटेड पोर्टल है जिसमें बोल सकते हैं कि लोगों को पढ़ाया जाता है, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें यहाँ पे अपलोडेड है। और इस पोर्टल का मेन उद्देश्य क्या है? कि घर में जो भी इंसान बैठा है मतलब कि हर फैमिली का एक ना एक इंसान तो क्या हो सके? एजुकेट हो सके। इसके माध्यम से डिजिटली माध्यम से अगर बोल सकते हैं कि वो स्कूल नहीं जा सकता या किसी भी कारणवश अगर वो काम पे जा रहा है और रात में फ्री होता है और रात में वो पढ़ नहीं सकता, मतलब रात में तो कोई स्कूल रहते नहीं है, तो उसके लिए ये पोर्टल को इस्तेमाल किया गया था कि कोई भी इंसान अगर अपना काम कर रहा है दिन में और अगर रात में जाके अगर उसको पढ़ना है तो इस पोर्टल के थ्रू एजुकेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मेन मकसद यही था कि हर एटलीस्ट मतलब कि कम से कम एक व्यक्ति, एक मतलब एक घर का एक व्यक्ति तो क्या हो सके? एजुकेट हो सके, भले वो किसके माध्यम से हो, डिजिटली हो सके। तो इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे? सही है। और कोई इंफॉर्मेशन पीएमजी दिशा से रिलेटेड कोई और आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है क्या? चलो इससे ही बहुत है, ज्यादा हो जाएगा वो इतना में। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू स्वयं इनिशिएटिव। तो स्वाम जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो स्वाम का सबसे पहले तो फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो जो स्वाम है वो किस चीज से रिलेटेड है? इसमें दिया ही है, सॉरी, फुल फॉर्म तो यही है पूरा फुल फॉर्म। ठीक है, तो स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पिरेशन माइंड। तो ये किसका फुल फॉर्म है? स्वाम का फुल फॉर्म है। तो बाकी के स्टेटमेंट्स भी देख ही लो। और
ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पिरेशन माइंड, तो उसके लिए एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। मतलब कि इस स्टडी से रिलेटेड आप लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ पे ये पोर्टल जो है वो किससे रिलेटेड होगा, एजुकेशन पोर्टल से रिलेटेड होगा। कि मतलब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो ऑनलाइन डली हुई है या कंटेंट डले हुए हैं। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या बाकी के जो बच्चे हैं जिन जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए इस पोर्टल को स्टार्ट किया गया था कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्या मिल सके, हमको स्वाम पे मिल सके। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल के रखा है, 9 जुलाई, इसको क्या बोल सकते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसको 9 जुलाई 2017 में इसको क्या किया था, आरंभ किया था। दिस इनिशिएटिव विल प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर पोर्टल फॉर द ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, तो किस तरीके के कोर्सेज होते हैं, MOOC। ठीक है, तो जो ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं वो एक तरीके का ये प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे एक पोर्टल बना के रखा है, और उस पोर्टल पे हमको कैसे कोर्सेज देखने को मिलते हैं, MOOCS। तो ये MOOCS का फुल फॉर्म बताओगे कोई, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, आगे। ठीक है, तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, इस तरीके के कोर्सेज जो बोल सकते हैं कि इस पोर्टल पे डले हुए। तो मतलब कि एक तरीके से जैसे हम लोग कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं ना, कोर्स पढ़ रहे हैं, तो वही का वही कोर्स हमको कैसे मिल जाएगा, ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बोल सकते हैं कि मिनिमम रेट में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये यहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बहुत से अच्छा जो कंटेंट है वो इस पोर्टल पे देखने को मिल जाएगा। अब देखो, दो तरीके के बोल सकते हैं कि मतलब स्वाम से रिलेटेड दो इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया गया था। एक तो हमने स्वाम पढ़ लिया, एक और इनिशिएटिव है इसके नाम से, दूसरे इनिशिएटिव का नाम बताओ। स्वाम से रिलेटेड ही हमको एक और इनिशिएटिव देखने को मिलता है जो कि मानव संसाधन विभाग ने ही स्टार्ट किया था। अब उसका नाम भी बताओ आप लोग, और उसमें और इसमें अंतर क्या है। पता है किसी को, स्वाम तो पढ़ा है ना, तो स्वाम से ही रिलेटेड एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम क्या है, स्वाम प्रभा। ठीक है, तो दो अलग अलग इनिशिएटिव है, एक है स्वाम, दूसरा क्या है, स्वाम प्रभा। अब प्रभा के बारे में, इसमें और इसमें अंतर क्या है दोनों में, स्वाम में और स्वाम प्रभा में। अब देखो अंतर क्या है, यहाँ पे स्वाम में जो भी ऑनलाइन कोर्सेज है वो कैसे हमको देखने को मिल रहा है, इंटरनेट पे देखने को मिल रहा है। एक पोर्टल बना के रखा है, उस पोर्टल पे वो जो कोर्सेज हैं वो कैसे है, ऑनलाइन है, आप जाके कभी भी उसको देख सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। अब जो स्वाम प्रवाह है वो एक तरीके का क्या करके रखा है, उन्होंने हाई क्वालिटी DTH चैनल्स बना के रखे। क्या बना के रखे, हाई क्वालिटी DTH चैनल्स बना के रखे। मतलब कि जिसके घर में टीवी है और टीवी में DTH का कनेक्शन है, उस DTH कनेक्शन में ये जो 32 हाई क्वालिटी चैनल्स हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। और वो 32 चैनलों पे बोल सकते हैं कि बारी बारी से चीजों को पढ़ाया जाता है। जो चीज हमको ऑनलाइन मिल रही थी, अब बहुत से गांव में हम लोगों ने देखा कि आज के टाइम पे भी इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे घर में हमको DTH देखने को मिल जाता है, टीवी देखने को मिल जाती है। तो टीवी के माध्यम से भी ये 32 ऐसे चैनल्स बनाए गए थे जो कि DTH के थ्रू आप घर पे बैठ के टीवी से पढ़ सकते हो। क्लियर हो गया, जिसके पास इंटरनेट नहीं है वो बोल सकते हैं स्वाम प्रवाह का इस्तेमाल करके उन चैनल से एजुकेट हो सके। ठीक है, देखा है ना, पहले के टाइम पे अगर आप DD नेशनल से स्टार्ट करो तो DD नेशनल में पहले कृषि से रिलेटेड एक चैनल, मतलब एक एपिसोड, मतलब एक शो स्टार्ट किया गया था जिसमें किसानों को बताया जाता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, बैक इन द टाइम। आज के टाइम पे भी आप देखोगे, टाटा स्काई में भी देखोगे तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स चल रहे हैं कि जो को बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, मैथ्स पढ़ाई जाती है, सोशल पढ़ाई जाती है, एनिमेशन के थ्रू साइंस भी बताते हैं इस तरीके। तो इस तरीके के उन्होंने चैनल को स्टार्ट किया था, ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसका नाम क्या था, स्वाम प्रभा। तो कंफ्यूज मत होना, स्वाम मतलब कि ऑनलाइन कोर्सेज हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, पर वो कैसे डले हुए हैं, पोर्टल पे डले हुए हैं। उन पोर्टल पे आप कब एक्सेस कर पाओगे, जब आपके पास इंटरनेट होगा। और जिस इंसान के पास इंटरनेट नहीं है उसके लिए स्वाम प्रवाह का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें DTH चैनल्स के थ्रू 32 ऐसे चैनल्स बनाए गए थे जिसपे अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग एजुकेशन दी जाती। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, स्वाम जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। क्लियर हुआ, तो ये दोनों इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किए थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। किस ईयर में किए थे, तो 2017 में किए थे। नेक्स्ट देखो, प्रगति जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन है, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है,
ठीक है, क्या क्या चीज प्रगति के अंदर कंप्राइज होती है। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें हमको प्रगति में देखने को मिलती है कि डाटा डिजिटल डिजिटल डाटा मैनेजमेंट भी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी इसमें देखने को मिलती है, जियो स्पेशियल भी देखने को मिलती है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। अब मैंने आपको बताया था कि एक एक प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें मल्टी लेवल प्रोजेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। तो इस इंक्लूजन में ही सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है। तो 3 टारगेट उन्होंने बना के रखे, एक तो प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना, तो वो एक तरीके से डाटा के थ्रू उसको मॉनिटर कर लेते हैं कि अब सबसे पहली चीज की बोल सकते हैं कि हमारा जो डाटा है या प्रोजेक्ट है वो कितना काम हो पाया उसमें, कि अगर 100% है तो उसमें कितना कंप्लीट हो सका, 10% तो वो सारी की सारी चीजें अपलोड होती है। ठीक है, मॉनिटर भी हो जाता है, पता भी चल जाता है कि काम कितना कंप्लीट हो गया है। दूसरी चीज इंप्लीमेंटेशन की, कितना काम चल रहा है, ठीक है, उस तरीके से इंप्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो वो क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि कितना काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो जियो स्पेशल मतलब कि चीजों का इस्तेमाल किया जाता है उसी चीज के लिए, जिससे बोल सकते हैं कि किसी भी इंसान को किसी भी तरीके की शिकायत है तो उसके लिए भी उन्होंने पब्लिक मतलब कि ग्रीवेंस रिड्रेसल टाइप का एक पोर्टल स्टार्ट करके रखा है, जिसमें लोग क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी समस्याओं को सॉल्व करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू ज्ञानदूत प्रोजेक्ट। ज्ञानदूत प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन सा विकल्प सही है, क्या है ज्ञानदूत। ठीक है, तो एक तरीके का कैसा है, इज अ इंट्रानेट बेस्ड गवर्नमेंट टू सर्विसेज डिलीवरी इनिशिएटिव। तो ये क्या है, एक तरीके का इंट्रानेट बेस्ड है, जो कि किस तरीके का इनिशिएटिव स्टार्ट करता है, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन। कब स्टार्ट हुआ था, जनवरी 2000 में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कहां से स्टार्ट हुआ था ये, एमपी के धार डिस्ट्रिक्ट से। अब ये था क्या, ज्ञानदूत, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अगर बेसिक लैंग्वेज में आप लोग समझने की कोशिश करो, ये पोर्टल का मतलब क्या था, क्या किया गया था। अब 2000 का टाइम देखो, तो 2000 के टाइम पे हर इंसान के पास फोन थे क्या, मोबाइल स्मार्टफोन था क्या, हर कोई कंप्यूटर था क्या हर किसी के घर में, तो हर कोई इंसान घर पे इंटरनेट को एक्सेस कर पाता था क्या, उस टाइम पे नहीं कर पाता था। अभी के टाइम पे आप देखो, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना, झट से मोबाइल खोलोगे, झट से पूरा का पूरा अप्लाई कर दोगे। और पहले के टाइम पे इंसान क्या करता था, खुद के पास तो कुछ होता नहीं था, तो पहले क्या बना के रखे थे, कैफेज बना के रखे थे। तो कैफेज पे भी बोल सकते हो कि एक तरीके के इस बोल सकते हैं इस पोर्टल को एक कंप्यूटर कियोस्क नाम का नाम सुना है आपने। तो आज के टाइम पे भी हम लोगों को कियोस्क देखने को मिलते हैं ना। तो वो कियोस्क का काम क्या रहता है, वो एक तरीके से माध्यम है जो गवर्नमेंट सर्विसेज है। जैसे कि किसी को एमपी ऑनलाइन पे फॉर्म भरना नहीं आता, आपको बीएड के लिए अप्लाई करना है, बीएड के अप्लाई के लिए फॉर्म भरना रहता है ना, तो एमपी ऑनलाइन पे जाते हो कि नहीं जाते हो। अगर किसी इंसान को आता है तो वो घर पे बैठ के भी भर लेगा, पर किसी इंसान को नहीं आता तो आपको एमपी ऑनलाइन वाले के पास ही जाना पड़ेगा ना। जो एमपी ऑनलाइन वाला है वो एक तरीके का क्या है, कियोस्क है। ठीक है, तो वो एक तरीके से माध्यम है कि गवर्नमेंट सर्विसेज को वो आप तक पहुंचा पा रहा है, बस बीच में कुछ चार्ज आपको कर रहा है। तो उस तरीके की चीजों का मतलब कि गवर्नमेंट सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट ने कियोस्क बनाए थे, कुछ कंप्यूटर कियोस्क बनाए थे, जो कि कहां से स्टार्ट हुए थे, धार इस डिस्ट्रिक्ट से एमपी में स्टार्ट हुए। तो ये पहला इनिशिएटिव था, पहला ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें ई गवर्नेंस का इस्तेमाल किया गया था, और वो भी हमारे एमपी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था कि एमपी गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है वो लोगों तक पहुंच पाए। अब उस टाइम पे लोगों के पास में इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं थे, पीसी नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने कुछ कंप्यूटर कियोस्क को इस तरीके की मतलब क्या दे दी थी, मान्यता दे दी थी। जैसे एमपी ऑनलाइन, जिसको हम आज के टाइम पे एमपी ऑनलाइन जानते हैं ना, तो एमपी ऑनलाइन के पास एक तरीके से कियोस्क वाली चीज है। अगर पेमेंट की बात है तो वो पेमेंट कर देते हैं बहुत सी सारी चीज़ों के, जैसे यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो कभी कभी आप यूनिवर्सिटी की फीस भी उनके पास जाके भर सकते हो ना, क्योंकि उनके पास कियोस्क का सब्सक्रिप्शन। तो इसी तरीके का 2000 में ये कियोस्क नाम की मतलब कंप्यूटर कियोस्क गवर्नमेंट ने बनाए थे, और लोगों ने जब ये कियोस्क लिया तो जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी, लोग उन कियोस्क के पास जाके उन गवर्नमेंट सर्विसेज में क्या कर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो ये 2000 में स्टार्ट हो गया था, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ई गवर्नेंस। कौन सा एक ई गवर्नेंस का टाइप नहीं है, कौन सी चीज हमको देखने नहीं मिलती।
ठीक है, तो हमने देखा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है G2G, फिर बिजनेस विद गवर्नमेंट भी हो जाता है, बहुत सी बार उल्टा भी होता है, G2B भी होता है, B2G भी होता है, और गवर्नमेंट टू सिटीजन भी देखा हमने। कौन सा नहीं देखा? तो इस तरीके का कोई पोर्टल नहीं है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट टू टीचर्स है तो गवर्नमेंट टू टीचर्स नाम का जरूर बहुत सारे ऐप बना के रखे हैं। गवर्नमेंट टू स्टूडेंट नाम के भी बहुत सारे हमको ऐप देखने को मिल जाएंगे, पर स्टूडेंट ने ऐसा कोई पोर्टल नहीं बनाया जो टीचर्स को काम कर जाए। ठीक है, इतने अच्छे एक्सपर्ट नहीं हुए हमारे इधर के स्टूडेंट्स, यूएसए में जरूर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईपीजी। तो एनईपीजी का फुल फॉर्म क्या है, अभी हमने देखा था लास्ट कल सेशन में। ठीक है, तो कौन सा प्लान है हमारा? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो हमने देखा था कि ये ई गवर्नेंस प्लान को स्टार्ट किया गया था, जिसमें आज के टाइम पे हम लोग देखें तो डिजिटल इंडिया भी इसी में इंक्लूड होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखी थी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज बी ई बिज पोर्टल रिलेटेड टू। तो जो ई बिज है वो एक तरीके का क्या है हमारा पोर्टल, इसका फुल फॉर्म भी बताओ सभी। किससे रिलेटेड है? ई बिज पोर्टल, और ई बिज का फुल फॉर्म भी बताओ। तो ऑनलाइन एजुकेशन बना रहे हैं, पहले फुल फॉर्म तो बताओ, किसी को पता है फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बता रहे हैं कोई? देखो यहाँ पे उसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस इंक्यूबेशन जोन। ठीक है, तो इस तरीके का इसका फुल फॉर्म बना के रखा है। तो हमको फुल फॉर्म को देखोगे तो ये चीज किससे रिलेटेड है, आप आंसर को टिक कर सकते हो। अब ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? तो इस तरीके का पोर्टल किस लिए बनाया गया होगा? बिजनेसेस के लिए बनाया होगा, या व्यापार के लिए बना के रखा था। ठीक है, तो एक तरीके का बोल सकते हो कि सिंगल विंडो सिस्टम था ये। ठीक है, तो सिंगल विंडो पोर्टल है जो कि किस लिए बनाया गया था? गवर्नमेंट टू बिजनेस के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, कि गवर्नमेंट की स्कीमें जो है वो बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेसेस तक पहुंच सके। ये जो स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं ना, स्टार्टअप मतलब समझते हो, एंटरप्रेन्योर मतलब समझते हो ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि जिस एक तरीके से व्यापार को स्टार्ट करना, या जो स्टार्ट मतलब कोई भी इंसान स्टार्टअप को स्टार्ट करता है, कोई भी कंपनी को स्टार्ट करता है, तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस इंक्यूबेशन जोन को स्टार्ट किया गया था, जो कि एक तरीके की कैसी सर्विसेज थी? गवर्नमेंट सर्विसेज टू बिजनेस के लिए बनाई गई थी, और एक तरीके का सिंगल विंडो पोर्टल है ये। ठीक है, इतना याद रखना, इसका फुल फॉर्म याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच इज द पोर्टल रिलेटेड टू इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी से रिलेटेड कौन सा पोर्टल है? ठीक है, अगर कल हम लोगों ने क्लास को अच्छे से देखा होगा तो दो ऑप्शंस को आप लोग यहीं से कैंसिल आउट कर सकते हो। बताओ इसका आंसर। तो सभी कल ही पढ़ा है हम लोगों ने, मतलब कल पढ़ा नहीं है, पर कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपके पास 50-50 जो केबीसी में वो वाला मिलता है ना, 50-50 मिल गया होगा आप लोगों को। दो ऑप्शन यहीं से कर सकते हैं, और दो ऑप्शन में से फिर एक ऑप्शन बचेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने कल सारथी देखा था, तो सारथी तो रिलेटेड है ही नहीं इंडियन आर्मी से, ना ही शगुन रिलेटेड है, ना ई सहज रिलेटेड है। रिलेटेड कौन है हमारा? हमराज। अब ये हमराज एक तरीके से पोर्टल जो है वो इंडियन आर्मी के लिए बना के रखा। किस चीज का इस्तेमाल होता है इसमें? क्या देख के इस पोर्टल में क्या जानकारी देखने को मिलती है हमको? इंडियन आर्मी की क्या जानकारी देखने को मिलती है हमराज पोर्टल पे हमको? ये हमारे लिए बनाया गया होगा, या उन एम्प्लॉयज के लिए, या जो आर्मी ऑफिसर्स है उनके लिए बनाया होगा? तो मतलब आर्मी ऑफिसर्स के लिए क्यों बना के रखा ये पोर्टल? किस चीज का पता कर सके? तो हम लोगों ने देखा है उनकी बहुत सी बार जो पोस्ट रहती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, और उन्हीं लोगों का क्या होता रहता है? प्रमोशन भी होता है। तो उस प्रमोशन को और अपनी पोस्ट चेंज मतलब चेक करने के लिए कि उनकी पोस्टिंग कहाँ हुई है,
इस चीज को चेक करने के लिए पोर्टल बनाया गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि आर्मी ऑफिसर्स की पोस्टिंग चेंज होती रहती है और साथ में उनका कुछ जो अच्छा काम करता है उनका प्रमोशन भी होता रहता है, तो इसलिए इस तरीके का पोर्टल बनाया गया था इंडियन जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो जीवन प्रमाण किससे रिलेटेड है? जीवन प्रमाण से संबंधित क्या है? सड़क सुरक्षा के लिए, डाक बीमा के लिए, पेंशन भुगतियों के लिए या चुनाव आयोग के लिए? किस चीज के लिए हम लोग जीवन प्रमाण का मतलब देखते हैं? ठीक है, तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक हमारा बोल सकते हैं कि उमंग पे एक जो बोल सकते हैं कि ऑप्शन दे के रखा है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लाइफ सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। कल बताया था आपको कि बैंकों में जिसको पेंशन मिलती है उसको साल में एक बार बताना रहता है कि भैया मैं जीवित हूँ, तो उसके लिए एक फॉर्म भरना रहता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लाइफ सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। तो वो लाइफ सर्टिफिकेट उमंग पे भी हमको देखने को मिलता है और एक और पोर्टल है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जीवन प्रमाण के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक अलग पोर्टल है। उमंग हमको ऐप देखने को मिलती है और ये जो जीवन प्रमाण में एक तरीके का वेबसाइट है, ये ऐप भी आजकल बन गई है। ये किस लिए बनाई गई थी? फॉर पेंशनर के लिए बनाई गई थी कि जो पेंशनर्स को इस तरीके का जो फॉर्म है जो बैंक में जाके या ऑफिस में जाके भरना रहता है, वो ऑफिस में जाके ना भर के आप क्या कर सके, घर से ही उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, तो जीवन प्रमाण जो है वो किससे रिलेटेड है? पेंशनर से रिलेटेड है। और जो पेंशनर की चीजें इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे मिल जाती है। और मेन चीज जो है कि साल में एक बार जो फॉर्म भरा होता है जिसको हम लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म बोलते हैं, वो भी अब ऑनलाइन डिजिटली कोई भी इंसान क्या कर सकता है? भर सकता है। पर आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लॉज है। इनको मतलब एक्सेस करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने सेंटर्स बना के रखे, जैसे सीएससी सेंटर्स हैं। ठीक है, या बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स बना के रखे, पर बहुत जगह पे सीएससी सेंटर्स जो यहाँ पे देखा होगा ना आपने, एक सेंटर है यहाँ पे सीएससी सेंटर, इसी नाम से है, जो कंप्यूटर कोर्सेज और इंग्लिश कोर्सेज कराता है। तो वो भी सीएससी मतलब सेंटर ही है, पर वो सेंटर उस तरीके से काम नहीं करता। वो बोल सकता है कि वो एजुकेशन के लिए माध्यम से बनाया गया। तो छोटे छोटे कस्बों में इस तरीके के सेंटर्स हमको देखने को मिलते हैं। अशोकनगर में है ही नहीं ये सेंटर। अगर बेसिकली हम लोग भी देखें तो जब साल में हमारी मम्मी को भी जब ये आपका पेंशनर का फॉर्म भरना रहता है तो वो परेशान होती है, मतलब कि जाना पड़ता है उनको लिटरली बैंक में। ऑनलाइन सुविधा स्टार्ट करके रखिए पर लोगों तक पहुंच नहीं पाई है ये सुविधा अभी भी। वर्चुअली मतलब फिजिकली इंसान को वो बैंक में जाना रहता है। बैंक में मतलब कि जब फॉर्म भरा होता है, ऐसा नहीं कि उन्होंने फॉर्म भर दिया, उन्होंने साइन कर दिए तो मैं जाके सबमिट कर दूं, ऐसा भी नहीं होता। उस इंसान का उधर होना ही जरूरी है। जब फॉर्म वही जब भी पास करते जब वो इंसान को सामने साक्षात देख लें। ठीक है, तो जीवन प्रमाण भी बना के रखा, लाइफ सर्टिफिकेट भी बना के रखा। इसमें बता के रखा कि आधार के थ्रू आप लोग लिंक कर सकते हो। बहुत कोशिश कर रही, नहीं होता। इनमें बहुत सारे फ्लॉज बना के रखे। तो ये सेंटर्स जो हमको देखने को मिलते हैं छोटे छोटे कस्बों में नहीं है। छोटे छोटे मतलब कि अशोकनगर तो अच्छा खासा है, तो अशोकनगर में नहीं तो और छोटे छोटों में कहाँ ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बना के तो रखिए पर सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुआ ये सारी चीजें। नेक्स्ट देखो, विच इज द पोर्टल रन बाय मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया कौन सा पोर्टल हमको संचालित देखने को मिलता है? ठीक है, तो ये जियो फॉरेस्ट जो है वो वाला जियो नहीं है, ये वो वाला जियो है, जियो एमपी फॉरेस्ट। और पूरा पोर्टल का नाम देखो तो पोर्टल किस नाम से आएगा? जियो एमपी फॉरेस्ट के नाम से ये पोर्टल बना के रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज मेघराज? तो अभी हम लोगों को न्यूज में देखने को में भी मिलेगा। मेघराज क्या है? ठीक है, तो एक तरीके का क्लाउड बोल सकते हैं, कंप्यूटिंग की बात की गई है जिसको उन्होंने क्या नाम रखा है? जीआई बोल सकते हैं क्लाउड के नाम से रखा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानते हो? तो वो जो मेघराज है वो किससे रिलेटेड है? क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल। तो यहाँ पे कंप्यूटर में क्लाउड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है? हर कोई इस्तेमाल करते हो, फोन में भी होता है। MI का यूज कर लो चाहे आईफोन का यूज कर लो, सब में आपको क्लाउड स्टोरेज देखने को मिलती है। वो होती क्या है क्लाउड स्टोरेज? और बेसिक डिफरेंस क्या होता है हमारी नॉर्मल
कंप्यूटिंग में और क्लाउड कंप्यूटिंग? कंप्यूटिंग मतलब कि डाटा का, क्लाउड डाटा और नॉर्मल डाटा में क्या अंतर होता है ये बता दो। ठीक है, तो एक तरीके से वो आप बोल रहे हो, पर वो आप लोग देखने की कोशिश करो, अंतर देखने की कोशिश करो कि अगर मेरा कोई मेमोरी कार्ड है, ठीक है, तो मेमोरी कार्ड में अगर मेरे कॉन्टैक्ट्स को क्या करना है, फीड करना है, जैसे मेरे कॉन्टैक्ट से मेरे को फोन चेंज करना है, जब मैं फोन चेंज करता हूँ तो मेरा पूरा का पूरा डाटा क्या रहता है, मैं मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर कर सकता हूँ या पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर सकता हूँ, और जब मैं नया फोन लूंगा तो उस पेन ड्राइव से फिर से कंप्यूटर में लगा के वो डाटा को उसमें स्टोर कर सकता हूँ। पर एक तरीके का बोल सकते हैं कि जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके लिए हमारी कंपनीज ने क्लाउड कंप्यूटिंग नाम का या क्लाउड डाटा को बना के रखा है, कि जो क्लाउड डाटा रहता है वो एक तरीके से सर्वर में फीड हो जाता है। ठीक है, जैसे एम का अकाउंट है तो एम क्लाउड अगर मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है, तो एम क्लाउड में मैंने क्या करा, जब मैं अपना फोन को मतलब कि फोन को छोड़ने वाला हूं तो मेरे जो फोटोज हैं, ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं या मेरा जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसको मैं क्या कर दूंगा, एम क्लाउड में सेव कर दूंगा। इस एक वेबसाइट मतलब लॉगिन पासवर्ड रहेगा, उस लॉगिन पासवर्ड के नाम से मेरा जो पूरा का पूरा डाटा है उस एम क्लाउड में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जब मैं नया फोन लूंगा उस नए फोन में जब मैं एम क्लाउड को डाउनलोड करूंगा तो वही का वही क्लाउड जो डाटा है वो फिर से क्या हो जाएगा, उसी नए फोन में रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल डाटा को आपको सेव करना रहता है, ये जो क्लाउड डाटा है वो सर्वर में फीड हो जाता है एक तरीके से, और वो सर्वर में फीड डाटा को आप फिर से एक्सेस कर सकते हो जब आप वेबसाइट में मतलब उसी चीज को लॉगिन पासवर्ड से एक्सेस कर सको। ठीक है, तो क्लाउड का मतलब कि क्लाउड में सेव हो जाना, कि एक सर्वर में फीड हो जाना, ठीक है, स्टोरेज में फीड होना, और जब आप उसको एक्सेस करोगे दूसरी जगह कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, वो फिर से रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोग देखो तो जो आपकी अमेजन है वो भी एक क्लाउड डाटा को मतलब कि बोल सकते हैं बेचती है, क्यों करती है, क्योंकि जो बिजनेसेस रहते हैं, आप लोगों का तो डाटा बहुत छोटा रहता है, ये जो डाटा रहता है, जो बिजनेसेस के पास डाटा रहता है वो दिन का होगा कम से कम 100 GB 1 TB के बराबर। अब वो डाटा को वो स्टोर करके तो नहीं रख सकते, अगर एक हार्ड डिस्क लेके भी आएंगे तो 4 TB का एक हार्ड डिस्क रहता है, वो 4 दिन में ही भर जाएगा। तो उस डाटा को वो क्या करते हैं, क्लाउड में सेव कर देते हैं, और जब उनको जरूरत पड़ती है तो उसी डाटा को वो एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड की फॉर्म में। ठीक है, कि ऑनलाइन स्टोर रहता है, इतना याद रखना। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू हेड स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो हेड स्टार्ट प्रोजेक्ट जो है वो किससे संबंधित है, कौन से स्टेटमेंट से रिलेटेड है? ठीक है, तो जो हेड स्टार्ट प्रोजेक्ट है वो एक तरीके का कैसा प्रोजेक्ट है, यह छात्रों और शिक्षकों के लिए कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम बना के रखा है। किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, तो मध्य प्रदेश में ये 2000 में स्टार्ट किया गया था, किसके लिए, अंडर द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखो, कोस्मोस इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस से संबंधित कोस्मोस किस राज्य का एक प्रोजेक्ट है, किस राज्य से रिलेटेड दिख रहा है? ठीक है, तो ये जो है कोस्मोस छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो कोस्मोस पोर्टल है या प्रोजेक्ट है वो किससे रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, एक कदम आपकी और एक कदम आपके लिए, इस पहल यह वाक्य किसने कहा था, ये किसका इनिशिएटिव है? वन स्टेप टुवर्ड्स यू एंड वन स्टेप फॉर यू इज द मोटो ऑफ विच इनिशिएटिव। किस इनिशिएटिव का, किस प्लान का मोटो है ये? ठीक है, तो ज्यादातर लोग डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बता रहे हैं, पर ये जो वो आपका बोल सकते हैं मोटो है वो किसका है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने नेशनल बोल सकते हैं कि ई गवर्नेंस प्लान का मोटो देखा, वहीं पे डिजिटल इंडिया का मोटो क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो डिजिटल ई गवर्नेंस का हम लोगों ने मोटो देखा यहाँ पे, अब डिजिटल इंडिया का मोटो क्या है ये सभी के सभी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
निम्नलिखित में कौन सी कंपनी भारत नेट में ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ने के लिए सहायता प्रदान कर रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन कनेक्टिंग भारत नेट विद ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज इन ग्राम पंचायत? ठीक है, तो भारत नेट का इस्तेमाल करके या भारत नेट प्रोजेक्ट जो है, जिसको हम लोग भारत नेट प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, जो ब्रॉडबैंड फैसिलिटी पहुंचा रहा है ग्राम पंचायत में, कौन सी कंपनी है वो? ठीक है, अब देखो बहुत सारी यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है, पर इंडिया की बात करूँ ना मैं, तो कि इंडिया में ब्रॉडबैंड सर्विसेज को कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो उस टाइम पे ये तीनों कंपनीज हमको देखने को मिलती है। इंडिया में जो भारत नेट प्रोजेक्ट है ना, भारत नेट प्रोजेक्ट को पूरे इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज एग्जीक्यूट कर रही है, तो आपकी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी है, ठीक है, बीएसएनएल भी है, और साथ में रेलटेल भी है। तो ये सारी की सारी इंडिया में भारत नेट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है। पर यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत तक वो जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है वो कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो वो कौन सी कर सकती है? बीएसएनएल प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। अगर इंडिया की बात की जाए कि इंडिया में भारत नेट प्रोजेक्ट कौन सी कंपनीज एग्जीक्यूट कर रही है, तो ये तीन कंपनीज हैं जो कि अपने अपने स्तर पे काम कर रही है। एक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, दूसरी है हमारी बीएसएनएल, और तीसरी कौन सी है? रेलटेल। तो तीनों हमको रेलटेल देखने को मिलता है ज्यादातर जो रेलवे एरियाज है या रेलवे स्टेशन है वहां पे इसको ब्रॉडबैंड सर्विसेज हमको प्रोवाइड करती है। ठीक है, पावर ग्रिड भी बहुत सारी मेट्रो सिटीज में हमको देखने को मिलता है, पर बीएसएनएल क्या कर रही है? छोटे छोटे लेवल्स पे काम कर रही है, कस्बों तक काम कर रही है, कस्बों तक हमको क्या पहुंच सके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? NOFN के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? एक तरीके का नेटवर्क वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम लोग NOFN के नाम से जानते हैं। इस नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ठीक है, एक तरीके का नेटवर्क को बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसके आधार पे होगा? ऑप्टिकल फाइबर के बेसिस पर रहेगा, तो जिसको नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत की बात करें तो बीएसएनएल, और पूरे इंडिया में बात करें तो पूरे इंडिया में भारत नेट प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कौन कौन कर रहा है? तो तीनों कंपनीज एग्जीक्यूट कर, तो यहाँ पे बीएसएनएल है हमारा आंसर पर। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इधर। नेक्स्ट देखो, ई गवर्नेंस के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? व्हेन वाज द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अचीव द प्रोजेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस? तो ये इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। सिंपल सा आंसर है, क्या है इसका? 1 जुलाई 2015। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कॉल्ड? तो प्रशासन के कार्य में सूचना और संचार की उपयोगी को क्या कहलाया जाता है? ये किसकी डेफिनेशन है? ठीक है, तो ई गवर्नेंस पढ़ रहे हैं तो ये किसकी डेफिनेशन है? हमारी ई गवर्नेंस की डेफिनेशन। ठीक है, तो द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या आईसीटी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, उसको क्या बोला जाता है? ई गवर्नेंस बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर MCA21 एंड ई वेस्ट एज अ एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट? तो ये मैंने पढ़ाया था कल, ये MPCA हमने कल पढ़ा था। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने एक पोर्टल को स्टार्ट किया था, और उसी के साइड में ई बेस भी हमने अभी देखा, तो ये दोनों जो है वो किसके एग्जाम्पल है? ठीक है, तो ये किसके लिए बना के रखा है? हमारे गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए बना के रखा है, तो G2B है। ठीक है, तो कल भी हमने, आज ई बिस पढ़ा और कल हमने MCA21 के बारे में पढ़ा था। तो दोनों ने जो गवर्नमेंट सर्विसेज है किसके लिए बनाई थी? बिजनेसेस के लिए बनाई थी। नेक्स्ट देखो, विच डिजिटल ऐप वाज क्रिएटेड टू कीप द ई डॉक्यूमेंट एंड URL लिंक्स ऑफ द एप्लीकेंट्स सेफ? या आवेदक की ई दस्तावेज या URL लिंक को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी डिजिटल ऐप को बनाया गया था? तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। कौन सा ऐप हमको देखने को मिलता है आज के टाइम पे? डिजी लॉकर देखने को मिलता है।
ठीक है। तो डिजी लॉकर एक तरीके का ऐप है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ की फॉर्म में सेव कर सकते हो और उनको कभी भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे जो डाटा है वो कहाँ पे सेव हो रहा है, आपका क्लाउड में सेव हो रहा है। यहाँ पे फिर से बात आती है क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो आपने जो डाटा है उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सेव कर दिया है, मतलब मोबाइल मतलब ऐप के। तो जब आप किसी भी जगह पे जाओगे उस ऐप को एक्सेस करोगे, किसी भी फोन में आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ही डिवाइस में कर रहे हो। अगर आप लैपटॉप में खोलोगे तो भी वही वही की वही डाटा खोलेगा, और आपके मोबाइल में खोलोगे तो भी वही का वही डाटा खोलेगा। वो डाटा जो है वो मतलब क्लाउड में सेव हो गया है। जिस टाइम पे आपको जरूरत होगी आप उसको खोल के आप अपने यूज कर सकते हो। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है या आपका बोल सकते हो रजिस्ट्रेशन है, आप कभी भूल जाते हो तो आप डिजी लॉकर में उसको एक बार सेव करके रख लो पीडीएफ बना के, और जब आपको कोई पकड़ ले तो उसको दिखा दो कि भैया देखो यहाँ पे। ठीक है। तो डिजी लॉकर को भी गवर्नमेंट ने लीगल बना के रखा है। कोई भी पुलिस वाला मना नहीं, या बोल सकते ट्रैफिक पुलिसमैन मना नहीं कर सकते कि ये डिजिटल को आपको ओरिजिनली लेके आना पड़ेगा। डिजी लॉकर पे सेव करके आपने उस डॉक्यूमेंट को दिखाया तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है। ये पहले चीजें चलती थी। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट देखो, द नेम ऑफ द प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव द 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी इज। कौन से मतलब पोर्टल को स्टार्ट करके ये 3 प्रमुख सिद्धांतों को उन्होंने कंप्लीट किया था? ठीक है। तो अभी पढ़ा है हम लोगों ने कौन सा, जो इनमें से कौन सा ऐसा बोल सकते हैं कि नेटवर्क या पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए बनाया था? तो अभी देखा हम लोगों ने स्वाम। ये तो फुल इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है। तो 2 इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे, एक था स्वाम और दूसरा स्वाम प्रभा। अगर आपसे डीटीएच के माध्यम से पूछा जाए कि ऐसे चैनल्स जो कि डीटीएच की फॉर्म में बनाए गए उसके लिए कौन सा इनिशिएटिव था, तो प्रभा, आपका स्वाम प्रभा था। और ऑनलाइन पोर्टल के हिसाब से बोल के रखा कि इंटरनेट का एक्सेस करके पोर्टल बनाया गया था, तो वो स्वाम। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जाने वाले प्रयास का क्या नाम है? उसको क्या नाम से जाना जाता है जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल होता है? ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके ई गवर्नेंस ने कौन सा पोर्टल बना के रखा है? ई मेघराज। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंडिया फर्स्ट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट ऑफ लैंड रिकॉर्ड इज। तो भू अभिलेखों की भारत में प्रथम ई गवर्नेंस परियोजना किस पोर्टल के द्वारा शुरू की गई थी? सबसे पहला पोर्टल कौन सा रिलेटेड हमको देखने को मिलता है भू अभिलेखों से? ठीक है। तो नाम से हम लोगों को दिख रहा है कि तो भूमि नाम का एक पोर्टल बनाया था जो कि सबसे पहले जो लैंड रजिस्ट्री है उनको क्या कर देता था, डिजिटली अपलोड कर देता था, ऑनलाइन हमको देखने को मिलता था। तो ये कैसी सर्विस है? एक तरीके की गवर्नमेंट टू, ये गवर्नमेंट सर्विसेज किसके लिए गवर्नमेंट किसके लिए पहुंचा रही है? बिजनेसेस के लिए, तो सिटीजन के लिए। तो गवर्नमेंट टू सिटीजन में आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, द ई गवर्नेंस स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश इज। तो मध्य प्रदेश की स्टार्ट की गई ई गवर्नेंस योजना कौन सी है? ठीक है। तो अभी पढ़ा हम लोगों ने कौन सी है? ज्ञान दूत है, जो कि 2000 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, ये देखो यहाँ पे फिर से वो आ गया MOOC का शॉर्ट फॉर्म क्या, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म क्या है? बहुत बढ़िया। एक पूरा का पूरा वर्ड, पूरा का एक 2 नंबर खा जाएगा आपका। मैंने बहुत अच्छे से बताई थी फुल फॉर्म, क्या बताई थी? मैसिव, तो बहुत सॉरी, मतलब मैसिव ऑनलाइन नहीं था, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। उस टाइम पे मैंने ओपन बाद में यूज किया, पहले यूज किया था ऑनलाइन, बाद में यूज किया था। ठीक है। तो MOM को क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। कोर्सेज एक साथ आएंगे आपके, ऑनलाइन कोर्स एक साथ आएगा। ठीक है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है वो। ठीक है। तो एक जो वर्ड है उसका ऊपर नीचे करोगे तो पूरा का पूरा आंसर 2 नंबर चले जाएंगे आपके। तो जो कोर्सेज है वो ऑनलाइन आपके देखने को मिलते हैं ना, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन कैरिड आउट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज नॉट ई गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की जानने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ई गवर्नेंस नहीं है?
किसमें हमको देखने को नहीं मिलता? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, तो G2C, G2B, G2 इंटरनल अफेयर्स में भी बहुत सारे काम में आते हैं, बट G2 इंटरनल ऑपरेशन ऑफ बिजनेसेस में हमको ये देखने को नहीं मिलता। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो गया? हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, विच ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इज ऑफ मध्य प्रदेश? इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का इनिशिएटिव है? फिर से वही आ गया क्या? ठीक है, तो फिर से हमने देखा कौन सा इनमें से। नेक्स्ट देखो, द बेसिस ऑफ ई गवर्नेंस सपोर्ट टू गवर्नमेंट इज, द बेसिस ऑफ ई गवर्नेंस सपोर्ट टू द गवर्नमेंट इज, तो हम लोगों ने देखा कि कौन सा मतलब कि सेंटर हमको ई गवर्नेंस के लिए सपोर्ट करता है गवर्नमेंट में, तो देखा था कौन सा था? ठीक है, तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। नेक्स्ट देखो, विच प्रोवाइड नेटवर्क बैकबोन एंड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे बात आती है केंद्र और राज्य सरकार को नेटवर्क बैकबोन और ई गवर्नेंस सहायता कौन प्रदान करता है? अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आंसर होगा आपका? ठीक है, तो वही है। अगर आप सेंटर की भी बात करो या राज्य की भी बात करो, तो एक ही तरीके का सेंटर उन्होंने बना के रखा है, वो कौन सा है? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई दक्ष प्रोजेक्ट ऑफ ई गवर्नेंस ऑफ मध्य प्रदेश इज। तो मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस की ई दक्ष परियोजना का उद्देश्य क्या है? क्या है ई दक्ष का मतलब? ठीक है, तो ई दक्ष का आपको देखने को क्या मिलता है? तो ई गवर्नेंस और आईटी परियोजना की जो कार्यवर्त है मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारों को संवेदनशील करना, बनाना, यही हमारा किसका लक्ष्य है? आपका ई दक्ष का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो इनमें से कौन सा आर्किटेक्चर या कौन बोल सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर का हिस्सा नहीं है? कौन सी चीज हमको देखने को नहीं मिलती? कौन सी लेयर देखने को नहीं मिलती? तो हम मैंने आप देखो तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वो लेयर भी हमको देखने को मिलती है, यूजर लेयर भी देखने को मिलती है, टेक्निकल लेयर भी देखने को मिलती है। कौन सी लेयर देखने को नहीं मिलती? तो सिक्योरिटी लेयर देखने को नहीं मिलती। ठीक है, सुरक्षा परत हमको देखने को नहीं मिलती। किसमें नहीं देखने को मिलती? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेक्स्ट देखो, ई पाठशाला ऐप किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? पुस्तकों से, छात्रवृत्ति से, दवाइयों से या कृषकों से? किससे रिलेटेड है? पुस्तकों से रिलेटेड है। ठीक है, तो ई पाठशाला आप अगर एक्सेस करोगे तो एक तरीके की उसमें एनसीईआरटीज, बहुत सारी जो किताबें हैं, रेफरेंसेस वगैरह हैं, वो ऑनलाइन आपको पीडीएफ की फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन और डाटा होस्टिंग और कनेक्शन क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के गठन में सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले बुनियादी में कौन सा पहल है? एस्पेक्ट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान फॉर एप्लीकेशन एंड डाटा होस्टिंग एंड कनेक्टिविटी एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग। कौन कौन सी चीज हमको इसमें देखने को मिलती है? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना के रखा है उन लोगों ने?
ठीक है, तो लोगों ने बी बताना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ई स्ट्रक्चर की मतलब नेशनल ई गवर्नेंस की प्लान की बात करो, तो इसमें हमारी नॉर्मली चीज़ें क्या देखने को मिलती है, अगर यहाँ पे लगाओगे भी, एक और ऑप्शन नहीं है इसमें, देखो एक ऑप्शन और बढ़ा लो एनआईसी का। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे स्ट्रक्चर किस फॉर्म में बना के रखा है, तो हमारे स्टेट ने डाटा सेंटर्स बना के रखे हैं, जिसको हम लोग एस टी मतलब SDG के नाम से जानते हैं। स्वाम को हम लोग पढ़ ही चुके हैं, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बना के रखा है। और SDG क्या है हमारा, एक तरीके से ग्रुप्स बना के रखे हैं डाटा के लिए, और साथ में हमारा NIC है ही। तो ये सारे के सारे चीजें, NIC भी आएगा, CDG भी आएगा, स्वान भी आएगा और CDC भी आएगा। तो ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं इसमें आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसमें पूरा नहीं है, तो इसमें से अगर आप देखोगे तो इनमें से कोई नहीं लगा के आओगे, क्योंकि चारों के चारों चीज हमको स्ट्रक्चर को कंप्लीट बनाती है, आर्किटेक्चर को कंप्लीट बनाती है। नेक्स्ट देखो, नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। NIC किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था इंफॉर्मेशन एंड आईटी, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी है, वो उसके अंदर आपकी NIC देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट टू इंडिया। तो ई गवर्नेंस, भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउडिंग कंप्यूटर की पहल किसके द्वारा की गई थी? कौन सा ऑप्शन सही है? तो भैया क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड हम लोगों ने चीज पढ़ी थी, कौन सा पहल बना के रखी थी, इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, तो GI क्लाउड ही है। ई सर्टिफिकेट जो है वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट देखो, स्टैब्लिश अ पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इज। तो यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने कौन सा पोर्टल को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये ज्यादातर MP मतलब कि बहुत सारे MP के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है, आप सोचो कि ज्ञान दूत से हम लोग आइडिया लगा ले, तो सब में ज्ञान दूत का मध्य प्रदेश ही देख रखा है, बाकी के 3 आपको पता होने ही चाहिए। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, मैंने बनाया होता तो सिंपल बनता वो। ठीक है, तो चलो आप देख लें। ज्ञान दूत की हम लोगों ने देखा, ये तो हम लोगों को सबको पता है। ठीक है, तो ज्ञान दूत का हम लोगों ने देखा ही है, वो तो किससे रिलेटेड है, हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। अब डार्क नेट की बात करते, तो जो डार्क है, डार्क नहीं बोल रहा हूं मैं, डार्क नेट जो है वो किससे रिलेटेड है, हमारे राजस्थान से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? राजस्थान से रिलेटेड। जो सारथी है, वो सारथी किस किस मतलब राज्य ने बनाया था इसको, तो इसने किसने बनाया था, हमारे महाराष्ट्र ने बनाया था। ठीक है, और जो सेतु है वो किससे रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इसको लिख लो यहाँ पे 1 3 2 और 4। ठीक है, तो हमने ज्ञान दूत के बारे में देखा, तो वो मध्य प्रदेश की बोल सकते हैं कि हमारा पोर्टल है। डार्क नेट की बात करें तो वो राजस्थान का है, सारथी महाराष्ट्र का है, और सेतु किसका है, जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहले 2 1 का D, 2 का A। ठीक है, तो C 1 वाला सही लग रहा है, DACB। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ GST एज एग्जाम्पल ऑफ। तो GST का पंजीकरण किसका उदाहरण है? GST जो भी फाइल की जाती है वो एक तरीके से कैसी सर्विस है, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, आपकी बोल सकते हैं एम्प्लॉय, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट।
भैया जीएसटी कौन फाइल करता है? सिटीजन फाइल करते हैं। तो कौन फाइल करेगा? जो बिजनेस चलाते हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनकी फैक्ट्रीज है, वो लोग काम करेंगे ना। सिटीजन क्यों लगा रहे हो यहाँ पे? सिटीजन हर कोई इंसान जीएसटी थोड़ी ना भरता है। ठीक है, तो जीएसटी वाली चीज जो है वो गवर्नमेंट ने किसके लिए बनाई थी? बिजनेसेस के लिए बनाई थी। तो गवर्नमेंट टू बिजनेसेस का सही आंसर होगा। कंफ्यूज मत होना। इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर कोई पोर्टल बनाया जाएगा तो इनकम टैक्स कौन फाइल करता है? वो नॉर्मल सिटीजन करते हैं। तो वो हमारा गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंदर काउंट होगा, गवर्नमेंट टू बिजनेसेस के अंदर काउंट नहीं होगा। जीएसटी कौन भरता है? जिसकी दुकान होती है, जिसकी बड़ी दुकान या इंडस्ट्रीज बना के रखी, तो दुकान वाले या इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज वाले को जीएसटी नंबर को अप्लाई करना रहता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट देखो, द फेज ऑफ ई गवर्नेंस स्कीम आर। तो कौन कौन से फेजेस हमको ई स्कीम में देखने को मिलते हैं, चरण देखने को मिलते हैं? ठीक है, तो सारे के सारे हमको देखने को मिलते हैं। कंप्यूटिंग में भी हमको देखने को मिलता है, डाटा कनेक्ट होता है, नेटवर्किंग भी यूज होता है और ऑनलाइन प्रेजेंस भी इस्तेमाल किया जाता है। ई प्रोक्योरमेंट इज अ एग्जांपल ऑफ। तो जो ई प्रोक्योरमेंट एक तरीके का पोर्टल बना के रखा है, वो किसका उदाहरण है? प्रोक्योरमेंट मतलब समझते हो ना? हम लोग इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक्स में एक तरीके से प्रोक्योर करना चीजों को, कोई भी क्रॉप है तो उसको प्रोक्योर करके रखना रहता है। तो उस चीज के लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल बना के रखा था, वो किसकी कैटेगरी में आता है? ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन लगाना सही नहीं है। अगर आप देखो तो ये जो प्रोक्योरमेंट वाली चीज है, अगर जैसे एक मान के चलो कोई किसान है, अगर किसान भी क्रॉप को खरीदता है, बहुत सारी बिजनेसेस भी क्रॉप को खरीदती है, तो वो क्रॉप को प्रोक्योर करने की जो प्रक्रिया है ना, एक तरीके से जो प्रोक्योर किया जाता है या संभाल के रखा जाता है, उसके लिए इस बोल सकते हैं पोर्टल को बनाया गया था। अब वो चीज तो इंसान मतलब कि ग्राउंड लेवल पे सिटीजन भी कर रहा है, जिसमें हम फार्मर को इंक्लूड कर रहे हैं। बिजनेसेस में बहुत से लोग क्या करते हैं कि फार्मर से चीजों को खरीद के प्रोक्योर कर लेते हैं, रख लेते हैं अपने स्टोर हाउसेज में। तो ये जो ई प्रोक्योरमेंट वाला जो पोर्टल है ना, वो सबके लिए लागू होता है। सबके लिए मतलब कि गवर्नमेंट टू बिजनेसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, गवर्नमेंट टू कस्टमर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और हमारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी इस्तेमाल किया जाता है कि गवर्नमेंट देखती भी है इस पोर्टल के थ्रू कि कितना हमको जो क्रॉप है वो प्रोक्योर हमको देखने को मिलता है। प्रोक्योर मतलब एक तरीके से समझ लो कि हमारे जो क्या कहते हैं वेयर हाउसेज रहते हैं, उन वेयर हाउसेज में हम लोगों ने कितना जो हमारा क्रॉप है वो बचा हुआ है, स्टोर करके रखती है ना गवर्नमेंट, हमारे बोल सकते हैं बफर स्टॉक बना के रखी। तो बफर स्टॉक को चेक करने के लिए एक तरीके से बोल सकते हैं इस पोर्टल को इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, बफर स्टॉक से याद रख लेना इसको। ठीक है, बस गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय के लिए इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉय का कोई मतलब नहीं है। तो प्रोक्योरमेंट वाली जो प्रोसेस है या वेयर हाउसेस में चेक करने के लिए डाटा, वो क्रॉप कि हमारे पास कितना स्टोर करके रखा है, हमने बफर स्टॉक करके रखा है, उसमें हम लोग देखेंगे तो फार्मर्स भी उस डाटा को देखते हैं। हमारे जो आपकी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो छोटी है, जो एसएसआई है वो भी चेक करती है, एफसीआई भी चेक करती है, और बड़ी बड़ी ऑफिसेज भी आपकी गवर्नमेंट ऑफिसेज चेक करते हैं। तो G2G भी आएगा और G2C भी आ जाएगा और G2B तो आएगा ही। क्लियर हो गया? तो इसको ऐसे याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ई गवर्नेंस इज करेक्ट। तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? डिस्क्रिप्शन सही देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है, तो क्या काम होता है ई गवर्नेंस का? जो तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था को देना। तो ये वाला स्टेटमेंट हमको सही लग रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो अभी हम लोगों ने ई प्रोक्योरमेंट के बारे में देखा, तो ई प्रोक्योरमेंट के एक पोर्टल नहीं है, बहुत सारे पोर्टल्स बना के रखे, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये G2C में भी आ जाता है, G2G में भी आ जाता है और G2B में भी आ जाता है। अब आपका काम क्या है कि इन चारों में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट का पोर्टल नहीं है, उसको आपको टिक मार्क करना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तो ही यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो। तो इसका आंसर आपको कहाँ पे देना है? सबको कमेंट सेक्शन में देना। क्लियर हुआ? तो यहां से हमारा ई गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक जो था, सब यूनिट जो थी वो खत्म हुई। हमारा एक टॉपिक बच रहा है लास्ट वाला, जो कि हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल और परसों लगभग 2 दिन में हम लोग इस यूनिट को खत्म करने वाले। क्लियर है?